बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब सबका इस्तकबाल है चैनल विन के स्पेशल प्रोग्राम एक मुलाकात डॉक्टर के साथ सीज़न 2 में। नाज़रीन, क्या आपको पता है कि एक मिस्ट्री इलनेस जो 100 साल पहले फ्रांस के जंगी हॉस्पिटल्स में पाई गई थी, आज हमारे देश में एक आउटब्रेक की शक्ल में दिखाई दे रही है। इन 1916 वर्ल्ड वॉर 1 के दरमियान 2 फ्रेंच सोल्जर्स को अचानक पैरालिटिक अटैक हो गया। उनके टांगे, हाथ और सांस लेने वाले मसल्स भी शट डाउन हो चुके थे। तब डॉक्टर्स गिलियन और बार ने इस पर्टिकुलर कंडीशन को लैंड्रीज असेंडिंग पैरालिसिस का नाम दिया। और आज 2025 में ये सेम डिसऑर्डर apparently caused by pathogens is affecting hundreds in Maharashtra, specifically in Pune and other small pockets of our country. आज 15 फरवरी के अपडेट के हिसाब से गिलियन बार सिंड्रोम के केसेस 260 तक पहुंच चुके हैं और उन 8 लोगों की मौत भी वाक़ई हो चुकी है और कई सारे लोग वेंटिलेटर सपोर्ट पर भी है। जबकि ये बात गौर करना बहुत ज़रूरी है कि दिस इज़ अ रेयर डिसऑर्डर, इतना कि द आउटब्रेक इन इंडिया इज बीइंग कंसिडर्ड वन ऑफ द लार्जेस्ट आउटब्रेक ऑफ दिस कंडीशन। एंड व्हाइल द हेल्थ मिनिस्ट्री इज सेइंग दैट देयर इज नो रीजन टू पैनिक, एनीथिंग कंसर्निंग बैक्टीरियाज एंड वायरसेस इज डेफिनेटली ऑफ अ कंसर्न। तो आज के एपिसोड में हम ये देखेंगे कि ये गिलियन बार सिंड्रोम होता क्या है, इसके सिम्टम्स और कॉजेज़ क्या है, क्या ये कोविड-19 के जैसे, ये कोरोना वायरस के जैसे फैलता है, क्यों महाराष्ट्र में केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और साथ साथ में इसकी ट्रीटमेंट और प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए आज हमें स्टूडियो में साथ दे रहे हैं डॉक्टर मज़हर अब्बास तुराबी। ही इज़ अ कंसल्टेंट न्यूरोसर्जन एंड हैज़ ग्रेजुएटेड फ्रॉम वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ऑफ आवर कंट्री कॉल्ड निमहांस। तो चलिए हम प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं इनकी खुशामदीद करके। डॉक्टर तुराबी, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग टाइम आउट टू बी अ पार्ट ऑफ दिस शो टुडे। थैंक यू फॉर हैविंग मी इन दिस टॉक। द प्लेजर इज़ आवर्स। तो मेरा पहला सवाल ये है कि अब तो ये गिलियन बार सिंड्रोम की बहुत चर्चा हो रही है, हमने इतने सारे केसेस सुनने में आ रहे हैं और लोग को पैरालिटिक अटैक्स हो रहे हैं, स्पेशली एक आम सा डायरिया और ज़ुकाम के बाद, सो ऐसे इन्फेक्शंस के बाद हो रहा है। तो ये होता क्या है और इसमें बॉडी में क्या इफ़ेक्ट हो रहा है? तो सबसे पहले हम चालू करेंगे कि एक्चुअली GBS को हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी में क्या बोलते हैं। तो इसे हम बोलते हैं अक्यूट इन्फ्लेमेटरी डीमाइलिनेटिंग पॉलीरेडिकुलोन्यूरोपैथी। तो एक एक चीज़ को हम स्पेसिफिकली अलग अलग से देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि इसे क्या बोलते हैं, क्यों होता है, कैसे है। तो अक्यूट, जैसे ही हमें सिम्टम्स चालू होते हैं कि हमारे पैर में कमज़ोरी आने लगी है, तो कुछ ही घंटों से कुछ दिन के अंदर ये बढ़ने लगती है, तो इसीलिए हम इसका नाम दिया है अक्यूट, कि तुरंत होता है ये। फिर इसके बाद में इन्फ्लेमेटरी, तो यूजुअली पहले कुछ इन्फेक्शन हुआ रहता है, तो इन्फेक्शन से फाइट करने के लिए बॉडी हमारे अंदर इम्यून सेल्स होते हैं, तो वो इम्यून सेल्स जाके इन्फेक्शन को मारते हैं। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं जिसके अंदर वो इन्फेक्शन को मारने की जगह बॉडी के जो नॉर्मल चीज़ें होती हैं उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं इम्यून सेल्स को। हाँ, इम्यून सेल्स जो है वो नॉर्मल सेल्स को अटैक करने लगते हैं बॉडी के। तो इसके अंदर वो नॉर्मल सेल है माइलिन शीथ या एक्सॉन। तो माइलिन शीथ या एक्सॉन क्या होता है वो हमें पता रहना चाहिए। तो यूजुअली ब्रेन से सिग्नल्स जाते हैं मसल्स तक और मसल्स फिर एक्ट करते हैं, काम करते हैं। तो इनको ले जाने का काम एक्सॉन्स का होता है। और एक्सॉन्स के ऊपर माइलिन की कवरिंग रहती है, जो कि एक्सॉन्स को प्रोटेक्ट करते हैं और प्लस जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है तो उसको लेके जाने में हेल्प करते हैं, फास्ट लेके जाने में हेल्प करते हैं। तो ये माइलिन शीथ को ही अटैक करने लगती है हमारे इम्यून सेल्स। तो ब्रेन से सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता है मसल तक, तो मसल वीकनेस होने लगती है, दोनों बाजू होने लगती है। यूजुअली असेंडिंग होती है, पैरों से चालू होती है और ऊपर ऊपर आने लगती है। पहले लिम्स में शुरू होती है, पहले लोअर लिम्स में शुरू होती है और ऊपर आने लगती हैं। तो इसमें इसको बोलते हैं डीमाइलिनेटिंग। और फिर इन्फ्लेमेटरी और डीमाइलिनेटिंग को समझा कि माइलिन शीथ को अटैक करती हैं तो माइलिन खराब हो जाता है, तो कंडक्शन बराबर ब्रेन से मसल्स तक पहुंच नहीं पाता है। पॉलीरेडिकुलोपैथी, जिसका मतलब पैरों में वीकनेस आने लगता है, मोटर सिम्टम्स आने लगते हैं, पैरों में वीकनेस आने लगता है, सेंसरी सिम्टम्स आने लगते हैं, ऐसा लगता है कि सेंसेशंस कम हो गए हैं, पैरों के सेंसेशंस कम हो जाते हैं। ऐसा लगता है मूंगियाँ दौड़ रही हैं पैर पे, टिंगलिंग नमनेस आने लगता है पैरों में। और
ऑटोनॉमिक सिस्टम भी, यानी जिससे हमारा हार्ट रेट चलता है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन चलता है, एक्शंस हो रही है हमारी बॉडी जी, में, जिससे हमारा ब्लड प्रेशर मेंटेन होता है, वो सब सिस्टम पे भी वो अफेक्ट करने लगता है। so it starts from your motor system and then affects your autonomy. हाँ, it affects all the things at same time. At the same time? Yes, तो सब चीज़ों को ये अफेक्ट करने लगता है एक साथ। तो ये होता है GBS। तो जैसे आपने कहा कि ये अक्यूट इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन है बॉडी का, एंड एंटीबॉडीज जो बने हैं बिकॉज टू फाइट द इन्फेक्शन, यही हमारी बॉडी को अटैक कर रहे हैं जैसे आपने कहा। तो ये इन्फेक्शन कौन सा इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन है, कौन सा इन्फेक्शन होता है? स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि पहले कुछ हफ्ते पहले पेशेंट लोग को जिनको GBS हुआ है उनको डायरिया हो जाता है, या रेस्पिरेटरी अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के बाद भी ये हो सकता है। अच्छा। तो इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग ऑर्गेनिजम्स हुए हैं, होते हैं, जैसे कि पॉजिटिव एजेंट, जैसे कि कंपाइलोबैक्टर जेजुनाई मोस्ट कॉमन होता है, नोरो वायरस हो सकता है, वैसे काफ़ी अलग अलग टाइप के हो सकता है, वायरस भी हो सकता है। हाँ, वायरल भी हो सकता है। अच्छा। तो ऐसे अलग अलग टाइप के इन्फेक्शन पहले होते हैं और फिर कुछ हफ्तों के बाद GBS के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। तो ये जो अगर आपने कहा ये बैक्टीरियल है या वायरस है, तो इनके सोर्सेस कहाँ से हमारे बॉडी में वो घुस गए? गैस्ट्रोएंटेराइटिस से यूजुअली आ रहा है पहले, तो वाटर बॉर्न या फूड बॉर्न। अच्छा। वैसे आ सकता है बॉडी के अंदर। बैक्टीरिया की बात, बैक्टीरिया वायरल कुछ जो भी हो, यूजुअली फूड बॉर्न, वाटर बॉर्न आ सकता है, या फिर अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन के बाद हो रहा है तो यूजुअली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, हाँ, एयरबॉर्न है। तो ये एनी ऑफ दीज सोर्सेज के फूड बॉर्न भी हो सकता है, वाटर बॉर्न भी हो सकता है और एयरबॉर्न। तो जब ये महाराष्ट्र में, जब हमने सुना ये जो केसेस है पूना में, तो व्हाट इज द कॉज फॉर दैट आउटब्रेक देयर? अभी जो हमारा आउटब्रेक चालू हुआ है पूना के अंदर, वो ऐसा पाया गया है कि वाटर बॉर्न है। वाटर कंटैमिनेशन हो गया था। वाटर कंटैमिनेशन से जो आजू बाजू वहाँ पानी पहुँचा था, लोगों ने उसको इंजेस्ट किया, पिया उसे, फिर उसके बाद गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसे फीचर्स सिम्टम्स थे, और फिर धीरे धीरे करके सब में एक एक हो करके गिलोन-बारी सिंड्रोम्स, GBS के सिम्टम्स दिखने लगे, और फिर अभी ये आउटब्रेक आया है। मतलब ये इतने सारे लोग में आया है। सो बेसिकली द रूट कॉज इज द वाटर कंटैमिनेशन। मतलब ये पानी कंटैमिनेटेड था, इसको बॉईल करके बगैर पिया, इस वजह से ये इशू हुआ है। ठीक। What I want to consider or what I want to ask you is कि ये कोरोना वायरस से जैसे पर्सन टू पर्सन नहीं फैलता, राइट? दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ये कम्युनिकेबल नहीं है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज है ये। ऐसा नहीं है कि आप उसके बाजू में जाएंगे पेशेंट के गुलन-बारी सिंड्रोम के और आपको गुलन-बारी सिंड्रोम हो जाएगा, नहीं, ये ऐसा नहीं है। मतलब हाँ, मतलब डायरेक्टली कम्युनिकेबल नहीं है, बट फिर दिस बीइंग सेड पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना पड़ता है फिर भी। बिल्कुल बिल्कुल, लाइक एनी इन्फेक्शन आपको यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट द फैक्ट कि आपको इन्फेक्शन ना हो, क्योंकि दैट GBS सिंड्रोम इज एन आउटकम ऑफ दैट इन्फेक्शन। करेक्ट। ओके। तो मुझे ये पूछना था, जैसे आपने कहा कि एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जहाँ अपनी ही सेल्स, इम्यून सेल्स हमारे बॉडी के सेल्स को अटैक करने लगती है। तो इफ आई हैव टू आस्क यू, ये एंटीबॉडीज कितने समय तक हमारे बॉडी में रहती है आफ्टर एन इन्फेक्शन? तो ये क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मैं सिम्टम्स से चालू करता हूँ। सिम्टम्स मैं बताता हूँ ताकि हमारे जो लिसनर्स हैं उन्हें पता चले कि उन्हें कब जाना है, जल्दी जाना है, क्योंकि ये ट्रीटमेंट करने, ये इन्फेक्शन के लिए ये जो सिंड्रोम है, इसको जल्द से जल्द ट्रीट करने में बेटर रिजल्ट्स आते हैं। अच्छा। तो हमें कुछ भी, मतलब जो सिम्टम्स मैं अभी आपको बताने वाला हूँ उसमें से कुछ भी आपको मिल रहा है तो लापरवाही मत करिए, तुरंत जाइए और जाके दिख लो, जो जाके फिजिशियन को दिखाइए आप कि क्या प्रॉब्लम है या ये हो सकता है। स्पेसिफिकली जो एरियाज में GBS अभी पाया जा रहा है उनको जाके तुरंत दिखाना चाहिए। तो यूजुअली ये चालू होता है, असेंडिंग पैरालिसिस होता है इसके अंदर। तो पैरों से, यूजुअली पैरों से चालू होता है कि कमजोर लगने लगते हैं पैर, लड़खड़ाने लगता है, बैलेंस जाने लगता है इंसान का, मसल वीकनेस है, टिंगलिंग नमनेस, चला नहीं जा रहा है, टिंगलिंग नमनेस आ सकता है पैरों में, ऐसा लग रहा है कि पिंस आ रही हैं, पैरों में चुभ रहे हैं, वीकनेस धीरे धीरे करके बढ़ने लगती है। तो जब वो रेस्पिरेटरी मसल्स के पास आते हैं, चेस्ट के पास आती है वीकनेस, तो पेशेंट को सांस लेने में डिफिकल्टी होने लगती है। अच्छा। ब्रीदिंग डिफिकल्टी आने लगती है। तो ब्रीदिंग डिफिकल्टी आना मतलब काफ़ी देर हो रहा है। तो यूजुअली आपके पैरों में सिम्टम्स आ रहे हैं, आपको असेंडिंग वीकनेस जैसा लग रहा है, तो आप तुरंत जाइए, एडमिट होइए। फिर दिस इज वन ऑफ द टेल साइंस कि अगर आपके पैरों में दिक्कत आ रही है, मसल वीकनेस है, चलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो दिस इज वन, स्पेशली आफ्टर एन इन्फेक्शन। और कितने टाइम आफ्टर एन इन्फेक्शन? यूजुअली 2 हफ्ते 4 हफ्ते के बाद ये आता है, कुछ हफ्तों के बाद, आफ्टर रिकवरी ऑफ दैट इन्फेक्शन। ओके। तो टेल साइन के अंदर मैं ऐसा बोलूंगा कि बायलैटरल, दोनों पैरों में असेंडिंग पैरालिसिस, ऊपर चढ़ती हुई पैरालिसिस, फिर धीरे धीरे ऊपर आके फिर वो रेस्पिरेटरी मसल्स तक आ जाएगी, तो आप
सांस लेने में डिफिकल्टी हो जाएगी, फिर बिल्कुल। काफ़ी देर हो जाती है ट्रीटमेंट के लिए। तो जैसे आपने कहा कि ये असेंडिंग पैरालिसिस है, तो इज इट लाइक फास्ट स्प्रेडिंग के बाद पैर से शुरू हुआ तो Yes, ये yes. 1-2 घंटे में या 1-2 दिन में कुछ घंटे से कुछ दिनों के अंदर ये असेंडिंग चालू हो जाए, एकदम अक्यूट है ये, अक्यूट तुरंत चालू होने लगती है, एंड स्प्रेड बहुत जल्दी से ओके स्प्रेड होता है। अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। अच्छा। किसी में सिर्फ अटैक्सिया होगा, चलने में इम्बैलेंस होगा, आंखों में वीकनेस होगी, ऑफ्थैल्मोप्लेजिया होगा। हाँ, इसमें ये अलग अलग यस, आंखों में वीकनेस होने की वजह से डबल दिखने लगेगा, तो डबल विजन आने लगेगा। आंखों की आईलिड्स जो है वो ड्रूप होने लगेगी। किसी को सॉलोइंग डिफिकल्टी आती है, बात करने में डिफिकल्टी आती है। ये अलग वेरिएंट है, ऐसा भी हो सकता है। सेम है, ये सब जीबीएस के अम्ब्रेला में ही ये सब जीबीएस के अम्ब्रेला में ही आते हैं, है ना। तो इसमें से जो भी आ रहा है आपको जाना है तुरंत फिजिशियन के पास। राइट। तो जैसे डॉक्टर ने बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही है हमें कि अगर रिकवरी के 2 से 4 हफ्तों के बाद या तो आपको पैरों में कमज़ोरी हो रही है, या आपकी विजन ब्लर्ड हो रही है, या आपको खाने में या स्वॉलो करने में दिक्कत हो रही है, आप इसको इग्नोर मत करें। इसको आपको फौरी तौर पे डॉक्टर के पास जाके आपके सिम्टम्स को डायग्नोस करवाना है, एंड यू शुड सो दैट यू कैन गेट टाइमली ट्रीटमेंट, राइट जी। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये कोई अदर एट रिस्क इंडिविजुअल्स के ये लोग को ज़्यादा, बिकॉज इट्स एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एट द एंड ऑफ द डे, तो क्या देर आर रिस्क इंडिविजुअल्स के इनको ज़्यादा एहतियात करना चाहिए? किसी को लाइक अंडरलाइनिंग कंडीशन है तो दे आर मोर एट रिस्क, सो व्हाट इज़ द रीज़न? और ये ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स का व्हाट इज़ द फिजियोलॉजी, ये शुरू कैसे होता है? हाँ देखिए, अब एट रिस्क आपने पॉपुलेशन पूछा है, तो एट रिस्क पॉपुलेशन यूजुअली ये मिडल एज, एल्डरली, अच्छा, ऐसा बच्चों में नहीं, कम पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है बच्चों में। यूजुअली यंग अडल्ट्स, एल्डरली 46, 50 ऐसे आसपास एजेस में, बेसिकली एल्डरली एंड यंग पॉपुलेशन। बच्चों में नहीं मिलेगा, 30+ बच्चों में, यस बच्चों में नहीं मिलेगा, ये कम मिलेगा, नहीं मिलेगा ऐसा नहीं है, कम मिलेगा, एक्सेप्शंस आर देयर बट कम मिलेगा बच्चों में। तो असेंडिंग पैरालिसिस मेल फीमेल में कुछ प्रेफरेंस है, मेल्स में ज़्यादा पाया जाता है, बट अभी आउटब्रेक हुआ है तो मेल फीमेल ऐसा डिस्टिंक्शन करना, जो इसको भी सिम्टम्स आ रहा है जाके दिखाना है, राइट। और ये कोई किसी को ऑलरेडी एक ऑटो इम्यून डिजीज है, फॉर एग्जांपल सोराइसिस है, बेल्स पैल्सी है, उनको ये हो सकता है? हो, ये किसी को भी सकता है, पहले से नहीं हो किसी को ऑटो इम्यून डिजीज, फिर भी उसको हो सकता है। सो देयर इज नो डिस्टिंक्शन एज सच। हाँ करेक्ट, ऐसा नहीं है कि पहले से एक ऑटो इम्यून डिजीज है तो उसको होगा और ऑटो इम्यून डिजीज नहीं है तो उसको नहीं होगा, नो सच डिस्टिंक्शन। पहले से ऑटो इम्यून डिजीज नहीं रहेगी, एकदम हेल्दी इंडिविजुअल रहेगा, उसको भी ये हो सकता है, तो हमें जाना है। तो जैसे आपने सब सिम्टम्स हमें बताई, और ये ऑटो इम्यूनिटी जब ये हो जाता है बॉडी में, तो व्हाट शुड अ पेशेंट डू? ये पर्सन को क्या करना चाहिए? ऑफ कोर्स डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और अगर डॉक्टर ने जो ट्रीटमेंट का, स्पेशली हमें रिपोर्ट्स आ रहे हैं कि आईसीयू में एडमिट कर रहे हैं लोगों को, तो इसके बारे में बताइए। देखिए, आईसीयू में एडमिशन इसके लिए, इस कंडीशन में इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि जब हमें ये प्रॉब्लम पता चलती है तो उसके बाद में इसका सिवियरिटी यूजुअली बढ़ता है। 12 दिन से लेके 2 हफ्ते तक ऐसा माना जाता है, ऐसा स्टडीज़ है कि ये सिम्टम्स जो है ये बढ़ेंगे, तो हमें इन पेशेंट को आईसीयू में ही एडमिट करना पड़ता है, ये देखने के लिए कि कहीं सिम्टम्स बढ़ तो नहीं रही है, सर्वेलेंस हो रहा है, हमें मॉनिटर कर रहे हैं उनके सिम्टम्स को। हाँ, नहीं तो अचानक से फिर ये धीरे धीरे करके बढ़ गए, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, ब्रीदिंग डिफिकल्टी होने लगती है, करेक्ट, ऑक्सीजन कम होने लगेगा। एक बार ऑक्सीजन कम होने लगा बॉडी में, पूरी बॉडी में खराबी चालू हो जाएगी। ब्रेन के अंदर ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, ब्रेन कम रिस्पॉन्ड करने लगेगा, बाकी सब जगह ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, हार्ट पे असर लगने लगता है, क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज है, हार्ट रेट में बहुत ही ज्यादा चेंजेस आने लगते हैं। कभी हार्ट बढ़ रहा है, मतलब व्हाट आई एम अंडरस्टैंडिंग इसके, अगर आपने ये सिम्टम्स, यू हैव नोटिस देम, और अगर आप इसकी टाइमली इंटरवेंशन नहीं करते हो तो ये मल्टीपल ऑर्गन्स को अफेक्ट करने लगता है, एंड यू कैन हैव मतलब मल्टी ऑर्गन फेलियर का डेथ के, उसके वजह से डेथ भी हो सकती है। अगर रेस्पिरेटरी फेलियर्स में जा रहा है पेशेंट और ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है तो मल्टी ऑर्गन, और सब बॉडी में ऑक्सीजन नहीं, पूरी बॉडी में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा है, सारे ऑर्गन्स में ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा, तो मल्टी ऑर्गन फेलियर हो सकता है। लेकिन डरना नहीं है, आपको जाना है। कुछ टेस्ट होते हैं इनसे पता करने के लिए। अभी क्लिनिकली हमें समझ रहा है कि हाँ, हमें लग रहा है कि ये जीबीएस का पेशेंट है, तो फिर लंबार पंक्चर करना पड़ता है, जिसमें हम बॉडी से सीएसएफ निकालते हैं। सीएसएफ में कुछ टेस्ट होते हैं जिसमें प्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है, लेकिन इन्फेक्शन की चीज़ें नहीं मिलती है। नॉर्मल WBC काउंट नॉर्मल रहते हैं, प्रोटीन बढ़ा हुआ रहता है,
तो फिर हमारे और एंटीबॉडी डायग्नोसिस में काउंट इसमें पता चलता है कि ये ज़्यादा है कम है एंटीबॉडीज़ के लिए स्पेसिफिकली टेस्ट भी हम करते हैं। ओके अलग से जीबीएस के जो एंटीबॉडीज होते हैं उसके लिए भी हम टेस्ट कर सकते हैं। Okay. लेकिन मेनली सीएसएफ में टेस्ट करते हैं और अच्छा। देखते हैं कि प्रोटीन के लेवल बढ़े हुए हैं और डब्ल्यूबीसी जो है वो नॉर्मल है। नॉर्मल है। तो ये एक टेस्ट कर लेते हैं, एमआरआई कर सकते हैं देखने के लिए कि कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। हम बिल्कुल। जीबीएस समझ रहे हैं लेकिन कुछ और प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या इसके सिम्टम्स मिलते जुलते हैं विद एनी अदर डिजीज? अलग डिजीज़ों से मिलते हैं लेकिन मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ये असेंडिंग पैरालिसिस और ये जो अभी जो फैला हुआ है जो जीबीएस है, मोस्ट कॉमनली जीबीएस ही रहता है। पैरालिसिस तो बहुत सारे दूसरे बहुत डिजीज सारे- में भी होता है, बहुत स्ट्रोक सारे। में होता है, जैसे समझिए बेल्स स्ट्रोक, पाल्सी जैसे होता है। आपने बढ़ा, वेरी बिल्कुल। गुड, नॉर्मल पॉपुलेशन को समझ रहे हैं कि स्ट्रोक हो सकता है, बिल्कुल। लेकिन स्ट्रोक यूजुअली एक साइड होता है, असेंडिंग बायलैटरल नहीं होता है, असेंडिंग नहीं होता है। नहीं एक बार आया तो दोनों हाथ पैर में एक साइड आएगा, एक usually। side आता है, बिल्कुल। दोनों बाजू नहीं आएगा, दोनों बाजू आ रहा है तो यूजुअली दिस इज जीबीएस वन की तरफ जा रहा डिस्टिंग्विशिंग है। कैरेक्टरिस्टिक कि ये हाँ। दोनों साइड पे बराबर दोनों साइड में spread होता और है। असेंडिंग नीचे से लेके ऊपर आते जाएगा। बिल्कुल। फिर तो जैसे आप मैंने आपसे पहले पूछा था ये एंटीबॉडीज के साइकिल फॉर हाउ लॉन्ग डज इट स्टे इन अभी योर फिर बॉडी? फिर हमें इन पेशेंट लोग को यूजुअली दो देखना रहता है, धीरे धीरे करके ये अपने आप से सबसाइड हो जाता है। अगर किसी का नहीं सबसाइड हो रहा है, जैसे कि हम अलग ट्रीटमेंट भी देते हैं, IVIG रहता है, इंट्रावीनस इम्यूनोग्लोबुलिन देते हैं। ओके कोई केसेस एकदम सिवियर हो जा रहा है तो हम प्लाज्मा एक्सचेंज करते हैं इसके अंदर। Okay, so ये इसके दो treatments हैं। यस, पेशेंट के जो एंटीबॉडीज हैं वो निकाल देते हैं, नॉर्मल फ्रेश फ्रोजन प्लाज्मा जो रहता है जिसमें कोई एंटीबॉडी नहीं हो वो दे देते हैं। बेसिकली एक डायलिसिस टाइप जैसा Dialysis, रहता है, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन प्लाज्मा एक्सचेंज बोलते हैं इसको, प्लाज्मा एक्सचेंज कर देते हैं ताकि इसमें से जो बॉडी में जो एंटीबॉडीज है वो निकल जाए। करेक्ट, जो एंटीबॉडीज हैं वो हम निकाल तो दें। कौन सा ट्रीटमेंट जो ज्यादा इफेक्टिव है ऑफ द टू? नहीं, ऐसे ग्रेडेड ट्रीटमेंट करना रहता है। पेशेंट का अच्छा। जो कंडीशन है, सिम्टम्स है, सिवियरिटी है, वो देख के उससे टारगेटेड ट्रीटमेंट देना है। ओके पेशेंट आया नॉर्मल सिम्टम्स के साथ, अभी जस्ट पैरों में है, रेस्पिरेटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसे प्लाज्मा एक्सचेंज नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। हाँ, ओके एकदम सीवियर जब केसेस आ रहे हैं तो प्लाज्मा एक्सचेंज करना पड़ता है। ओके अगर आपका डॉक्टर आपको बोल रहा है कि हमें इससे वेंटिलेटर पे रखना पड़ेगा तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल। क्योंकि इवेंचुअली 85% 80 से 85% ऑफ पॉपुलेशन ठीक हो जाती है। अच्छा, तो उस टाइम के नॉर्मली लिए लोग को ये ना एक टैबू है कि जो वेंटिलेटर पे गया फिर वो वापस नहीं यही आता। टैबू के लिए मैं ये बात बोल रहा बिल्कुल, हूँ कि अगर वो बोल रहे हैं कि वेंटिलेशन पे रखना है कुछ टाइम के लिए तो वेंटिलेशन पे कुछ टाइम के लिए रख सकते हैं। धीरे धीरे करके वो प्लाज्मा एक्सचेंज करके जैसे भी है वो निकाल अच्छा। के तो और ये एक फिर वन टाइम ट्रीटमेंट है ये प्लाज्मा नहीं एक्सचेंज और नहीं, वो पेशेंट की सिवियरिटी के ऊपर रहता है ओह ओके कि कैसे करना है, क्या करना है। ट्रीटिंग डॉक्टर डिसाइड करेगा कि अच्छा। कितना करना है, क्या करना है, कैसे करना है, कब तक वेंटिलेटर पे रखना है। फिर धीरे धीरे सुधार आने लगती है तो खुद ही वेंटिलेटर से निकाल लेते हैं। ठीक जैसे कि आपने न्यूज़ में भी पढ़ रहे हैं कि वेंटिलेटर पे पेशेंट है 20-25, लेकिन डेथ तो सिर्फ 8 की हुई है बिल्कुल, रिपोर्टेड, बिल्कुल। बाकी सब तो ठीक हो रहे हैं ना ठीक हो वेंटिलेटर रहे से। हैं। बिल्कुल। सो सारे वेंटिलेटर पे जाना वो भी बात वैसी कुछ है नहीं वैसी कि कुछ सारे नहीं। ही वेंटिलेटर पर पहुंच नहीं, जाएंगे। अगर आपने 200 प्लस केसेस हैं और सिर्फ कुछ 20-40 वेंटिलेटर पेशेंट वेंटिलेटर पे गए वो भी हुए हैं। सिवियरिटी बिकॉज मे बी दे वर लेट इन करेक्ट, इसीलिए जाना है। जैसे ही हमें ये पता चल रहा है वैसे ही डॉक्टर के पास जाना है। जितना जल्दी ट्रीटमेंट चालू करेंगे उतना बेटर रिजल्ट्स आएगा। बेटर रिजल्ट्स आएंगे। तो बेसिकली अभी इसमें दो ही ट्रीटमेंट्स अभी जो है ये IVIG है और ये प्लाज्मा रिप्लेसमेंट वाली जो ट्रीटमेंट है ये Plasma वो है। exchange। तो इनके कोई साइड इफेक्ट्स है जो पेशेंट्स को हो सकता है या डज दिस सो व्हाट इज द प्रोसेस, मतलब इसके बाद क्या साइड इफेक्ट्स द पेशेंट शुड बी अवेयर ऑफ? साइड इफेक्ट्स ऐसा नहीं, ये ट्रीटमेंट है, प्लाज्मा एक्सचेंज करना, ये हर एक ट्रीटमेंट के अपने जो भी रिस्क रहते हैं वो तो रिस्क हमें लेके करना है, बिल्कुल। क्योंकि अगर नहीं कर रहे हैं तो फिर तो डेथ की तरफ बढ़ रहा है पेशेंट, बिल्कुल, क्योंकि रेस्पिरेटरी बिल्कुल। फेलियर हो रहा है पेशेंट को। बिल्कुल नॉर्मल उसमें तो कर रहे नहीं है हम, बिल्कुल। पैरों में सिर्फ हल्की वीकनेस आई है तो प्लाज्मा एक्सचेंज तो यूजुअली नहीं होता नहीं है, होता, ओके। लेकिन अगर करना पड़ रहा है तो यूजुअली सिवियर केसेस में करना पड़ रहा है। तो और ये लॉन्ग टर्म तो नहीं है? लॉन्ग टर्म नहीं लॉन्ग है, टर्म एक बार पेशेंट अच्छा हो गया तो अच्छा हो गया। ओके 85% 80 से 85% पेशेंट्स अच्छे हो जाते हैं। कुछ ही लोगों को 10-15% लोगों को परमानेंट डेफिसिट रहता है, कुछ ही लोगों को। ओके तो जैसे आपने कहा कि ये डिजीज में ये माइलिन शीट इरोड हो जाती है या डैमेज हो जाती है, तो क्या ये ट्रीटमेंट्स के बाद वो रीग्रो होती है? क्या होता है वो माइलिन शीट? माइलिन शीट अपने आप से वापस ग्रो हो जाती है। वापस ग्रो हो जाती है। Yes. ओके सो ये कोई टाइम है लिमिट है फॉर फुल रिकवरी? कितना टाइम लगता है? ऐसा स्टडीज में पाया गया है कि यूजुअली 200 डेज फॉर फुल रिकवरी। ओह
ओके लेकिन पेशेंट में सुधार तो आने लगता है, आने कुछ हफ्तों के बाद आने लगता है। ओके, सो ये जो ट्रीटमेंट्स करवाने के बाद देयर इज सम पेलिएटिव ट्रीटमेंट जो उनको करवाना चाहिए 200 दिन तक, ऐसा कुछ है या? देखिए फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज तो कराना ही चाहिए, क्योंकि एक बार वीकनेस आई है तो वीकनेस के लिए बेस्ट जो ट्रीटमेंट है, नॉर्मल जो ट्रीटमेंट के बाद बेस्ट जो ट्रीटमेंट है वो फिजियोथेरेपी, एक्सरसाइज आपको करना है ताकि क्या मसल्स वेस्ट ना हो जाए, नहीं तो मसल वेस्टिंग हो जाएगी, माइलिन शीथ आ जाएगी, नर्व्स सब अच्छे हो जाएंगे, लेकिन आपकी मसल तब तक कि आपने एक्सरसाइज नहीं किया और मसल्स ही अट्रोफी हो गई तो आपकी मसल्स ही अट्रोफी होने के वजह से आपका पावर कम रहेगा, वो डिसफंक्शन तो वो नहीं होना चाहिए, इसलिए आपको फिजियोथेरेपी कराते रहना है। ठीक, और इनका जैसे आपने कहा कि 80-85% मतलब इसका प्रोग्नोसिस अच्छा है, 80-85% लोग ट्रीट हो जाते हैं, फुल्ली रिकवर कर लेते हैं, एंड आफ्टर दैट 200 दिन भले लगते हैं बट दे आर एबल टू कम बैक टू देयर नॉर्मल लाइव्स अगेन। यस, राइट। बिकॉज डॉक्टर मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है कि जैसे आपने कहा देयर इज ट्रीटमेंट्स आर देयर और इसकी प्रोग्नोसिस भी अच्छे है, बट प्रिवेंशन के लिए क्या करना चाहिए, कौन सी चीज़ों के लिए ना एहतियात करना चाहिए? करेक्ट, तो प्रिवेंशन ऐसा है कि प्रिवेंशन इज बेस्ट। बिल्कुल, आपको जैसे कि अभी हमें पूना में पाया गया है कि कंटेमिनेटेड वाटर सोर्स था, तो इसलिए आउटब्रेक हो गया, बेसिकली सब जगह फैल गया, तो हमें अभी वाटर के रिलेटेड तो हमें सबको पता है कि वाटर बॉईल करना चाहिए। बिल्कुल, सिर्फ वाटर बॉईल करने के बाद जो हम चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वाटर एक्चुअली पीने के लिए, जो वेसल्स हैं ये सब है, उन्हें भी अच्छा रखना चाहिए। पर्सनल हाइजीन, जैसे कि अभी हम बाहर से आ रहे हैं कहीं से तो हैंड वॉश करना है बराबर से। दूसरा है कि बाहर ज़्यादा अंडर कुक्ड मीट है, अंडर कुक्ड मीट नहीं खाना है ना, अच्छे से बना हुआ खाना खाना है। बिल्कुल, ये सारी चीज़ें जो हैं पर्सनल हाइजीन में ऐसा था, हैंड वॉश तो है, हैंड वॉश इज़ द बेस्ट थिंग करना। बाकी सब चीज़ों में भी आगे कहीं हम कचरा ऐसे ही ना फेंक दे कहीं पे भी। बिल्कुल बिल्कुल, पानी जो है, जो हमारे सोर्स जो आ रहे हैं वो सोर्स को हमें ध्यान देना है कि कहाँ से हम पानी हम पी रहे, जो बेसिकली बॉईल करें। अब घर तक आ गया है तो बॉईल करें उसे, बॉईल करके उसे यूज करें। खाने पीने का ध्यान रखना है, स्पेशली यू हैव टू चेक नॉट ओनली वेदर इट इज बॉइल्ड एंड कुक्ड प्रॉपर्ली, लेकिन आपके खुद के भी हाथ साफ धुल के बाद खाना चाहिए। दैट इज द मेन प्रिवेंटिव मेजर्स फॉर दिस particular disorder. Thank you doctor for your time and thank you for all the information that you've given. Before we end the show, अगर आप कोई मैसेज देना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? मैसेज में बेसिकली ऐसा है कि डरिए मत डिजीज़ से। जो भी सिम्टम्स अभी हमने डिस्कस किए हैं, अगर आपको कुछ ये सिम्टम्स मिल रहे हैं तो आप तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाइए, उन्हें रिपोर्ट करिए और वो जो ट्रीटमेंट बोल रहे हैं उस ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। बाकी प्रिवेंशन के तरफ ज़्यादा ध्यान दीजिए। जो पानी आपके पास आ रहा है उसे अच्छे से बॉईल करिए, जो वेसल्स हैं उन्हें क्लीन रखिए। आप खुद के पर्सनल हाइजीन पे ध्यान दीजिए। खाना जो है खाने के टाइम हाथ धो के बराबर से उसे खाइए। अंडर कुक्ड फूड मत खाइए, अंडर कुक्ड फूड नहीं खाना है, बाहर का खाना अच्छे से बना के खाना है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। तो ये था हमारा आज का एपिसोड। जैसे हमने सुना कि GBS इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, वो इन्फेक्शन के बाद होता है एंड इसीलिए इससे डरना नहीं है लेकिन मोहतात रहना है। जैसे डॉक्टर ने कहा कि हमें खाने पर एहतियात करना चाहिए, हमारा पानी बॉयल होना चाहिए, खाना अंडर कुक्ड नहीं लेकिन अच्छी तरह से कुक्ड होना चाहिए एंड स्पेशली अनहाइजीनिक प्लेसेस पे जाकर खाना उससे गुरेज करें एंड मेक श्योर कि अगर कोई आपको सिम्टम्स नज़र आ रही है तो डॉक्टर के पास बिल्कुल जाइए, बिकॉज अर्ली ट्रीटमेंट से रिकवरी पॉसिबल है। इसी के साथ मुझे मोहसिना डोरिया को दीजिए इजाज़त, लेकिन आप बने रहे चैनल विन के साथ। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।